सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी। जब भारत सरकार ने कहा सबूत तो कुछ नहीं है, आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला। मगर क्या करें, ये वो हैं कि पत्रकार, मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें, गलती आप में है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्लीज ये मत करिए आशुतोष। नहीं, देखिए मैं आपको वो लोग वहां बैठ कर कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार बोला है, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता की। आशुतोष जी, आपसे किसी भी बीजेपी का मतलब अप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? मैंने आपको कभी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की बहुत ही जोरदार, मजेदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों, टूल किट गैंग एक्टिव हो चुका है और उनके सरगना राहुल गांधी जी भी पूरी तरह से तैयार है। अब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उसके 3-4 दिन पहले ही अडानी लेकर राहुल गांधी जी का चिल्लाना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है, राहुल गांधी जी अडानी चिल्लाएंगे और संसद का जो भी मुद्दे रहते हैं संसद में, उस पर किसी भी टॉपिक पर डिबेट होने नहीं देंगे, कोई मुद्दा चलने नहीं देंगे, बस अदानी चिल्लाते रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी पर भी ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी और आशुतोष जो तथाकथित पत्रकार है लिब्रांडो के, उनके बीच काफ़ी अच्छी डिबेट हो रही है दोस्तों। लेकिन आशुतोष को एक बारे में मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ईवीएम के बारे में विपक्षों को अच्छे से लताड़ दिया है और अच्छी बात कह दी है। लेकिन दोस्तों, आशुतोष का एक दोगलापन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये कहते हैं कि 2014 के पहले ये कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इनकी जो दोगलापन है वो आखिरी में मैं एक वीडियो डालूंगा, देख लीजिएगा। उस पर ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, ये ऐसी बातें कह जाती है। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अब ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया, चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डन्स करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अमेरिका, और सुनिए, ये तो आपके चैनल में भी दिखाया गया है फैक्ट। तो बहुत सारे फैक्ट है, तो लोगों को समझ में आएगा। अभय जी, अब प्रश्न आपसे यह है कि अभय जी को सुनकर लगता है कि इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसा है क्या? चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है। जॉर्ज सोरेस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए? यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए। क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, आप बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए, जगनमोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए, हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान हैं, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं सीबीआई की जांच करिए? जगनमोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए।
अरे रुको जरा, सब्र करो। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब बहुत राहुल शुक्रिया आपका। गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा। हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। मतलब गजब है साहब। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी, एक मिनट, अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए आपके बीच में सुनिए नहीं बोला अब अपने उन्होंने, टर्न पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए। ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना, निज्जर की उसके ऊपर। और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको अर्श दल्ला को गिरफ्तार किया है और जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है। जब भारत सरकार ने कहा सबूत तो कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला। मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए, जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो ये कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। कि आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे? जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। अगर वो 16,000 की लिस्ट सौंप रहे हैं, और क्या बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं साहब। मैंने तो बोला नहीं माइनॉरिटी, आपका इरादा तो समझते हैं ना हम। आशुतोष जी, आप काम ही वो करते हैं। वो वोटर जानते कौन थे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नजर में? मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनावों में बीजेपी को, जनसंघ को सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4। और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जो है 80 भी नहीं होती थी। तो यार अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के, प्लीज ये मत करिए आशुतोष। देखिए मैं आपको वो लोग वहां बैठकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार बोला है, लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं आप लोग। पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, प्लीज सर। ईवीएम हरा रहा है या खुद हार रहे हैं? देखिए, ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए, कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर यह बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? जब आप, क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चलेंगे हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है अंजना जी? अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक है उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक है ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट है बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। विजय जी, कांग्रेस पार्टी और जो पीएम ने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी मैं हूं। झूठ बोल रहा है। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ये आम आदमी पार्टी से निकल के आए हैं, तो इनके साथ ये सब टिकड़ा मत लगाइए। मंच पे आपसे भी जोर से वो नारा लगवाएंगे। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन आरएसएस में इनका मंच, राष्ट्रीय मंच बन चुका है। आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? जो
यहाँ पर रह करके अन्य विचारधारा मतलब बाहरी विचारधारा का समर्थन करते हैं या जो राष्ट्रवादी सोच का समर्थन करते हैं? आपसे ठीक है। आशुतोष जी, आपसे किसी भी बीजेपी का मतलब एप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलता आपके मुंह से? मैंने आपको कभी फॉलो किया है पर कभी भी आपने बीजेपी लीडर को कभी प्रशंसा नहीं अभय की दुबे है। जी आपसे शुरुआत। मेरा राष्ट्रवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। जो भी संस्था जो भी व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत की बात करता है मैं उसका बहिष्कार करता हूं, मैं उसका अच्छा नहीं मानता हूं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि मैं बीजेपी का विश्लेषण नहीं करता। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी भी मेरे बारे में कहती है कि मैं उनका विश्लेषण नहीं करता। चल झूठा। क्या आप कभी पत्रकारिता में दोबारा आने की कोशिश? क्योंकि अगर आप आएंगे तो कई सवाल और पूछे जाएंगे। कुछ लोगों ने कोशिश की है पत्रकारिता में लौटने की, राजनीति में डुबकी लगाने के बाद, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो। बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े नाम में किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। वो राजनीति के अंदर आए क्योंकि उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, वापस जर्नलिज्म में चले गए। आप भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, और ये देखना आने वाले समय में क्या मैं वापस जाता हूं। अगर जाऊंगा तो ये सवाल आप मुझसे करें। कहीं ना तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही जोरदार, धमाकेदार और मजेदार डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।